हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है राधा कृष्णन आयोग 1948। यानी कि 1948 में जो राधा कृष्णन आयोग आया था, जैसे कि जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, उसमें जो पहला ही टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आयोग जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसमें जितने भी आयोग आए हैं उन आयोगों का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो राधा कृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये आयोग है ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। ठीक हो गया। यानी कि जो राधा कृष्णन आयोग है वह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग। ठीक हो गया। यानी कि स्वतंत्र भारत का ये पहला आयोग रहने वाला है, जो राधा कृष्णन आयोग है या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उसको हम कह सकते हैं। अब इसकी जो आवश्यकता है वह आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले जितनी भी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, तो जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से क्या थी, अंग्रेजी भारत में शिक्षा थी। ठीक हो गया। कैसी शिक्षा थी? अंग्रेजी शिक्षा थी। और जो हिंदी था, हिंदी पर यहाँ पर इतना अधिक जोर नहीं दिया गया था। ठीक है। हिंदी पर किसी प्रकार का जोर नहीं दिया गया था। तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी थी। और इसको सुधारने हेतु जो पहला आयोग लेकर के आया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और इसी आयोग ने यहाँ पर जो समस्याएं थी उसके बारे में बताया कि यहाँ पे जो जो समस्याएं थी, जैसे अगर बात करें हम, जाति यहाँ पर समस्या थी, जाति आधार पर भी यहाँ पे जो शिक्षा थी वह नहीं मिल पाती थी। साथ ही साथ यहाँ स्त्रियों की शिक्षा होगी और पुरुष शिक्षा होगी। तो क्या इन पर भी बहुत अधिक क्या था, भेद था। तो इनके मध्य में सामंजस्य स्थापित करने हेतु जो आयोग लेकर के आया गया था वो लाया गया था राधा कृष्णन आयोग। अब हम बात करते हैं कि जो ये आयोग बने थे, इस आयोग से पहले जो भारत की शिक्षा दशा थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी जो दशा थी वो किस प्रकार की थी। तो अगर हम तब की बात करें, इनकी जब भारत आजाद हुआ था उस समय की अगर बात करें, तो उस समय मात्र भारत में जो साक्षरता दर थी, इनकी साक्षरता दर अगर देखें तो भारत की जो साक्षरता दर थी वह सिर्फ और सिर्फ 14% थी। ठीक हो गया। भारत आजादी के बाद जो यहाँ पर साक्षरता दर थी वह मात्र और कितनी थी, 14% थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अगर विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र पूरे भारतवर्ष में कितनी थी, 17 थी। और अगर यहाँ पे महाविद्यालयों की संख्या अगर देखें, महाविद्यालय महाविद्यालयों की अगर संख्या की बात करो तो महाविद्यालय मात्र 636 ही यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में महाविद्यालय थे। और अगर विद्यालयों की बात करें, विद्यालय विद्यालय कुल यहाँ पर 6 से अगर 12 तक के जो हम देखें माध्यमिक शिक्षा, तो उसके तहत जो विद्यालय थे वह कितने थे, मात्र 12,843। ठीक है। यानी कि 12,843 ही यहाँ पर मात्र क्या थे, विद्यालय उस समय थे। और अब हम देखते हैं प्राथमिक जो विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 1,72,681 टोटल यहाँ पर क्या थे, प्राथमिक विद्यालय थे जब भारत आजाद हुआ था। तो उस समय जो थी चुनौतियां काफी थी। यानी कि भारतीय जो शिक्षा थी उस समय से पहले तक की वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी। और अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पे शिक्षा दी गई थी उसमें, जैसे कि हमने कल भी देखा था, कि उसमें ऐसी शिक्षा थी कि जो रंग और रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति, उनके नेतृत्व क्षमता के आधार पर उनको अंग्रेज बनाना ही क्या था, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। तो उसको सुधारने हेतु जो पहला भारत में आयोग लेकर के आया गया था, राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 में आता है, और इसी को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। जिसमें उस समय अगर भारत की साक्षरता दर देखें तो मात्र और मात्र कितने प्रतिशत आप लोगों को देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 14% पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। विश्वविद्यालय 17 यहाँ पे उस टाइम थे, और महाविद्यालय यहाँ पर 636 आप लोगों को महाविद्यालय देखने को मिलेंगे। और विद्यालय जो 6 से 12 तक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 12,843 ही यहाँ पर विद्यालय थे। और इसी प्रकार से प्राथमिक जो थे 1,72,681 प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर हुआ करते थे।
भैया, तो उसको इसमें सुधार हेतु, यानी कि इस पे आवंटन किस प्रकार से होगा, यहाँ पे जो विद्यालयों की या विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाएगा, तो उसके लिए एक यहाँ पे परिषद बनाया गया था जिसको हम जानते हैं अखिल, तो हम किस नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद, ठीक हो गया, इसका गठन किया गया। और इसके गठन के लिए जो सुझाव दिए गए थे वह दिए गए थे, नंबर एक तो दिया गया था CABE के द्वारा, जिनकी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था इसके द्वारा, और दूसरा जो दिया गया था अंतर विश्वविद्यालय या परिषद, यानी कि इन दोनों की सलाह से किसका निर्माण किया गया था, किसका गठन किया गया था, वो किया गया था अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। CABC यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की जो सलाह के बाद ही जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद है इसका गठन किया गया। अब हम बात करते हैं, जब इसका गठन किया गया था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य कार्य था वह किस प्रकार का था। तो अगर बात करें इसके कार्यों की, अगर बात करें कार्य या उद्देश्य, कार्यों की अगर इसकी बात करें तो जो पहला इसका कार्य था, भारत की जो विश्वविद्यालय जो संगठन है वह संरचना है, इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था, ठीक हो गया। इनकी भारत के जितने भी विश्वविद्यालय संगठन हैं इसकी जो रिपोर्ट है वह प्रस्तुत करके सरकार को सौंपना था, और आवश्यक परिवर्तन के लिए जो किसी प्रकार से आवश्यक परिवर्तन करने हो तो उसके लिए भी सुझाव देना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षा व अनुसंधान के उद्देश्यों का वर्णन करना भी इसका क्या था, उद्देश्य था। विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम होगा, ठीक हो गया, अगर बात करें पाठ्यक्रम, ठीक हो गया, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा वो भी बताना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय में प्रवेश, ठीक हो गया, यानी कि विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होंगे, ठीक हो गया, प्रवेश के जो मानक होंगे किस प्रकार के वो मानक होंगे वो भी तय करना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ इसमें जो विश्वविद्यालय के शिक्षण जो माध्यम थे उनकी जो अवधि थी वो कितनी रहेगी, कितनी अवधि तक विश्वविद्यालय में जो शिक्षण का काल रहेगा और समय रहेगा वो कितना रहेगा, यानी कि शिक्षण अवधि, शिक्षण अवधि, और शिक्षण जो अवधि है वो कितने समय के लिए रहेगी। और साथ ही साथ भारतीय जो संस्कृत है, यहाँ की जो इतिहास है, यहाँ के जो साहित्य हैं आदि का भी अध्ययन कराना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसके बारे में जो भी प्रस्ताव थे वो सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपना इसका क्या था, उद्देश्य था। और साथ ही साथ जो अध्यापक थे, यानी कि विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या स्कूल कॉलेजों में जो भी अध्यापक पढ़ाएंगे उनके जो योग्यता है, उनका जो सेवा शर्तें हैं उन पर भी कार्य करना, उनके वेतन के लिए क्या उनका वेतन रहेगा, ये सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करके सरकार को सौंपना जो था वो अखिल भारतीय जो विश्वविद्यालय परिषद था इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक हो गया, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो आयोग था, जिनकी अगर बात करें राधा कृष्णन आयोग, ठीक हो गया। इनके राधा कृष्णन आयोग का एक बार हम परिचय देख लेते हैं। तो अगर बात करें जो राधा कृष्णन आयोग का नाम पड़ा था वह हमारे जो प्रथम व दूसरे उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, तो इन्हीं के नाम से इस आयोग का भी नाम रखा गया था। क्योंकि जो ये आयोग था, विश्वविद्यालय जो आयोग था, शिक्षा आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी जो कमेटी थी उस कमेटी के जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी, 10 सदस्य थे। तो 10 सदस्य में से अगर बात करें तो पहले जो सदस्य इसमें या अध्यक्ष हम कह सकते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा
कृष्णन जी जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम से इस आयोग का भी नाम पड़ा था। तो अगर बात करें इसके गठन की, तो इसका जो गठन हुआ था, अगर इस आयोग का गठन की अगर बात करें तो 4 नवंबर 1940, यानी कि 4 नवंबर 1948 में इसका जो होता है गठन होता है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट इसने अपनी प्रस्तुत की थी, अगर इसकी रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट, तो इसने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी वो की थी 747 पृष्ठों में। हो गया, 747 पृष्ठों में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगर अध्याय की बात करूं तो इसमें 15 क्या थे, अध्याय थे, 15 अध्याय थे और 747 पृष्ठों में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट को बनने में जो समय लगा था, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में जो समय लगा था, वह समय इसमें लगा था 9 माह का। ठीक हो गया, इसको भी हम नोट कर लीजिएगा, 9 माह का इसमें समय लगा था। और अगर बात करें जब रिपोर्ट बन करके तैयार होगी 9 महीने के बाद, तो इसको जब सरकार को सौंपा गया था, यानी कि सरकार को रिपोर्ट पेश, तो क्या, यानी कि सरकार को जो रिपोर्ट पेश किया गया था वह किया गया था 25 अगस्त 1949। गठन अगर देखें तो गठन इसका होता है 4 नवंबर 1948 में। और रिपोर्ट जो इसकी प्रस्तुत होती है वह 747 पृष्ठों में 15 अध्यायों में प्रस्तुत होती है। 9 महीने का इसमें समय लगता है। और अगर बात करें तो सरकार को जो इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है वह जो 25 अगस्त 1949 में इसकी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की जाती है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये आयोग था, आयोग में जो सदस्य थे, सदस्यों की इसमें जो संख्या थी उसको हम देख लेते हैं। तो सदस्य जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, सदस्यों की जो इसमें संख्या थी वो कितनी थी, 10 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से 6 लोग क्या थे, भारतीय थे। भारतीय इतना तो पूछेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 6 लोग भारतीय थे, 4 लोग जो थे इसमें क्या थे, विदेशी थे। तो इनके नाम तो ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो पहले इसमें जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, राधा कृष्णन, ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर बात करूं दूसरे जो थे, डॉक्टर तारा चंद, ठीक हो गया। तीसरे अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर। उसके बाद अगर अगला देखें, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, आर्थर ई मॉर्गन। उसके बाद अगर अगले देखें तो अगला जो इसमें नाम आता है वो आता है सर जेम्स एफ डफ, जेम्स एफ। अगला नाम इसमें आता है ए लक्ष्मण स्वामी मुतालिक, लक्ष्मण स्वामी मुतालिक, ठीक हो गया। ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद जो आप लोगों को अगला आयोग देखने को मिलेगा, इन्हीं के नाम से मुदालियर आयोग भी देखने को मिलेगा। कभी कभी प्रश्न घुमाने के लिए पूछ देता है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो जो राधा कृष्णन आयोग था उसके भी सदस्य रहे हैं। तो जो ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये राधा कृष्णन आयोग के भी क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। बाद में इनके नाम से भी आप लोगों को मुदालियर आयोग देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अगला अगर देखें हम, सातवें जो इसमें सदस्य थे वो थे डॉक्टर मेघना शाह। ठीक हो गया, डॉक्टर मेघना शाह। और आठवें अगर सदस्य इसमें हम देखें तो आठवें जो सदस्य थे डॉक्टर कर्म नारायण, डॉक्टर कर्म नारायण। के बाद अगले जो थे डॉक्टर जे टाइट, डॉक्टर
जॉन जे डाइक। तो हो गया। के बाद जो अंतिम थे 10वें, वो थे निर्मल कुमार सिद्धार्थ। निर्मल कुमार सिद्धार्थ। ठीक है क्या। तो ये इसमें 10 क्या थे सदस्य थे, जिसमें जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे इसके क्या थे अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम से इस आयोग का भी नाम पड़ा था। तो ये भी आप लोगों से पूछेगा तो नहीं, फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि हो सकता है कि कभी पूछ लिया तो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें जो शिक्षण निकाय थे, शिक्षण निकायों को इसने जो था ये आयोग जो राधाकृष्णन आयोग था, इसने शिक्षण निकायों को 4 श्रेणियों में रखा था। ठीक हो गया। यानी कि शिक्षण निकायों को इसमें 4 श्रेणियों में रखा था। अगर बात करें प्रथम श्रेणी में जो थे वो कौन थे, प्रोफेसर थे। प्रोफेसर प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया था, प्रोफेसर को रखा गया था। और दूसरे श्रेणी में इसमें किसको रखा गया था, पाठक को, पाठक को रखा था। तीसरे श्रेणी की अगर बात करूं, तीसरे श्रेणी में इसमें व्याख्याकार को रखा था, व्याख्याकार। और चौथे श्रेणी में इनके द्वारा रखा गया था प्रशिक्षक। होगा। इनके 4 श्रेणियों में इनके द्वारा जो है वो शिक्षण निकाय को जो डिवाइड किया था, जिसमें आप लोगों को प्रोफेसर देखने को मिलेंगे, पाठक देखने को मिलेंगे, व्याख्याकार देखने को मिलेंगे और प्रशिक्षक देखने को मिलेंगे। और अगर बात करूं, इसने जो शिक्षण कार्य की बात करी, शिक्षण कार्य एक सप्ताह में, इनकी एक सप्ताह में शिक्षण कार्य 18 घंटे शिक्षण कार्य इसने बताया। ठीक हो गया। इनकी एक सप्ताह में 18 घंटे इसमें शिक्षण कार्य होना चाहिए, ये इस आयोग के द्वारा बताया गया था। और साथ ही साथ इसने जो अपने सुझाव दिए थे, इसमें कहा था कि जो सेवा अवकाश है वो 60 से 64 वर्ष के मध्य होगा। यानी कि सेवा अवकाश 60 से 64 वर्ष के मध्य होगा, ये इसने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद अगर बात करें विश्वविद्यालय प्रशासन व वित्त व्यवस्था हेतु जो निकाय बनाई गई थी उसके बारे में, तो इसको हम देखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन व वित्त। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो उच्च शिक्षा थी उसको रखा गया समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के जो समवर्ती सूची है उसमें इसमें जो उच्च शिक्षा है इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। ठीक हो गया। यानी कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। हो गया। इनकी समवर्ती सूची में रखा गया। और इसको समवर्ती सूची में जो रखा गया था वह रखा गया 42वें संविधान संशोधन 1973। हो गया। इनकी जो 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसी में उच्च शिक्षा को जो है वह समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक हो गया। और विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए अनुदान हेतु यूजीसी का भी गठन किया गया था। यानी कि एकरूपता लाने के लिए जो विश्वविद्यालय हैं इनमें एकरूपता लाने के लिए व वित्त सहायता देने के लिए अनुदान हेतु यूजीसी का भी गठन किया गया था। तो यूजीसी का अगर गठन देखें, यूजीसी का गठन, अगर यूजीसी का हम गठन देखें तो यूजीसी का जो गठन होता है वह होता है, आपको देखने को मिलेगा, यूजीसी का गठन देखने को मिलेगा 28 दिसंबर 1953। 28 दिसंबर 1953 हो गया। इनके 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी का गठन होता है। और इसको अगर देखें अस्तित्व में तो ये आ जाता है 28 दिसंबर 1953 में। लेकिन इसको जो वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय जो इसको बनाया गया था 1956 में बनाया गया। यानी कि वैधानिक निकाय इसको बनाया गया था 1956। तो हो गया। 1956 में इसको वैधानिक निकाय बनाया गया था यूजीसी को। लेकिन जो इसका गठन होता है वह 28 दिसंबर 1953 में इसका क्या हो जाता है, गठन कर दिया जाता है यूजीसी का। तो यूजीसी का जो गठन करने का जो उद्देश्य था वह इसलिए भी इसको गठन किया क्योंकि विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए और अनुदान की सहायता हेतु ही इसका गठन करना क्या था, अनिवार्य था।
विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग था, इसने जो अपनी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में जो विश्वविद्यालय का संगठन और इसकी जो संरचना थी उसकी बात कही। तो इसने कहा था कि 12 वर्ष की शिक्षा के बाद ही जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि कोई भी छात्र विश्वविद्यालय में तभी प्रवेश कर पाएगा जब 12 वर्ष की जो शिक्षा है उसको ग्रहण वो कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले संरचना व संरचना व संगठन में अगर हम देखें तो 12 वर्ष क्या के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश। ठीक हो गया। यानी कि आप जब 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही आप विश्वविद्यालय में क्या है प्रवेश ले सकते हैं। और इसने जो इसकी अवधि बताई है, यानी कि जो विश्वविद्यालय की जो अवधि इसने बताई है, अवधि अगर देखें, अवधि इसने जो बताई है तो स्नातक जो अवधि बताई है, स्नातक की जो अवधि बताई है वह 3 वर्ष की बताई है। जो जैसे कि आप लोग आजकल भी देखते हैं कि स्नातक जो रहता है 3 वर्ष का रहता है, और उसके बाद स्नातकोत्तर जो है, स्नातकोत्तर इसने जो है वह 2 वर्ष का बताया, और शोध जो कार्य होंगे वह 2 वर्ष में होंगे। ठीक हो गया। इनकी वर्ष न्यूनतम, मतलब कम से कम 2 वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे शोध कार्य हेतु। 3 वर्ष जो है इसमें स्नातक की जो आप स्नातक करेंगे तो स्नातक के में आप लोगों को 3 साल का समय दिया जाएगा, 2 साल आप लोगों को स्नातकोत्तर में दिया जाएगा, और शोध कार्य हेतु कम से कम 2 वर्ष आप लोगों को लेने अनिवार्य रहेंगे। ठीक हो गया। यानी कि 2 वर्ष कम से कम इसमें दिए गए थे। तो उसके बाद अगर श्रेणी की बात करूं तो जो इनमें सब्जेक्ट थे उनको 3 श्रेणी में विभक्त किया था। पहला विज्ञान वर्ग था, दूसरा व्यावसायिक था, तीसरा तकनीकी वर्ग था। ठीक हो गया। 3 श्रेणी में इसने क्या था, जो शिक्षा थी उसको डिवाइड किया था। उसके बाद अगर हम बात करें जो छात्र संख्या की बात करें तो छात्र संख्या इसने जो विश्वविद्यालय में छात्र संख्या देख लेते हैं। विश्वविद्यालय में 3000 इसने अधिकतम बताया था, यानी कि 3000 से अधिक ना हो ऐसा कहा था, और महाविद्यालय में 1500 अधिकतम बताया था, यानी कि 1500 से अधिक ना हो। और अगर कार्य दिवस की बात करें तो 180 दिन इसने कार्य दिवस को बताया था। ठीक हो गया। यानी कि उसमें भी जो परीक्षा है, परीक्षाओं को छोड़कर 180 दिन कार्य दिवस करना अनिवार्य इसने बताया था। और पाठ्य जो पुस्तक थी इसमें किसी प्रकार की निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक हो गया। और परीक्षा को भी 3 श्रेणियों में इसके द्वारा डिवाइड किया गया था। प्रथम श्रेणी जो थी 70%, और द्वितीय श्रेणी 55%, और तृतीय श्रेणी की जो अभ्यर्थी आएंगे वह 40% अंक लाने अनिवार्य होते थे श्रेणी हुई तो। ठीक हो गया। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो इसने विषयों का जो विभाजन किया था वो 3 श्रेणियों में किया था। ठीक हो गया। 3 श्रेणी में पहला जो वर्ग बताया था विज्ञान वर्ग, दूसरा जो वर्ग बताया था इसके द्वारा व्यावसायिक, अगला जो इसके द्वारा वर्ग बताया गया था वह तकनीकी बताया था। हो गया। यानी कि 3 वर्गों में इसने विषयों को भी विभक्त किया था। और अगर छात्र संख्या की बात करूं, छात्र संख्या, तो छात्र संख्या की इसके द्वारा जो बात करी गई थी इसमें विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक 3000 तो हुआ, यानी कि 3000 से अधिक ना हो। 3000 से अधिक ना हो। और महाविद्यालयों में जो इसने बताया, महाविद्यालयों में अधिक से अधिक 1500 से अधिक ना हो। और अगर बात करूं हम कार्य दिवस की बात करें, कार्य दिवस की अगर बात करें तो कार्य दिवस कम से कम 180 दिन होने अनिवार्य थे, जिसमें परीक्षा वाले जो दिन होंगे वह काउंट नहीं किए जाएंगे। और पाठ्य पुस्तक तक जो थी इसमें किसी प्रकार की निर्धारित नहीं की। ठीक हो गया। और उसके बाद जो परीक्षा होगी, परीक्षा को भी इसने 3 श्रेणी में डिवाइड किया था, जिसमें जो प्रथम श्रेणी होगा, जो प्रथम श्रेणी छात्र जो निकल करके आएंगे वो उनको कम से कम 70% लेकर के आने अनिवार्य रहेंगे। द्वितीय श्रेणी जो रहेगा वह 55% से ऊपर का जो छात्र होगा वो द्वितीय श्रेणी में आएगा। और तृतीय श्रेणी में इसमें कम से कम 40% जो अंक रहेंगे तृतीय श्रेणी वालों के लिए रहेंगे। यानी कि जो शिक्षा थी इसको भी इसके द्वारा जो परीक्षा थी इसको भी 3 श्रेणी में डिवाइड किया था।
उसके बाद हम जब राधा कृष्णन आयोग के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कुछ बहुत हम जो राधा कृष्णन जी है इनके व्यक्तिगत जो इनका परिचय है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आयोग से अगर प्रश्न पूछता है तो उनके जो पर्सनल लाइफ है वहां से भी पूछते। तो हम देखते हैं जो डॉक्टर राधा कृष्णन है, डॉक्टर राधा कृष्णन राधा, तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन है अगर इनका जन्म हम देखें तो जन्म इनका होता है 5 सितंबर 5 सितंबर 1888 को, क्योंकि 5 सितंबर को ही हम इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस को भी मनाते हैं। और ये जो राधा कृष्णन जी थे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्या रहे हैं, कुलपति रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये रहे हैं कुलपति किसके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्या रहे हैं, कुलपति रहे, कुलपति। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये हैं कुलपति रहे हैं। और इनका जन्म मैंने बता दिया है 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म होता है। अगर मृत्यु की बात करें तो 17 अप्रैल 1975 में इनका क्या होता है, चेन्नई में देहांत इनका हो जाता है। ठीक हो गया। इनकी माता जी का अगर नाम है तो माता जी का नाम सीताम्मा था। और अगर बात करें इनके पिताजी का तो पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी इनके पिताजी का नाम था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न ये पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे ये क्या थे, भारत के प्रथम, यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और अगर बात करें प्रथम और दूसरे भी यही थे। ठीक है, प्रथम और दूसरे भी यही थे। और इनको पुरस्कारों से इनके प्रश्न पूछ सकता है, काफी चांसेस इसमें रह जाते हैं पुरस्कारों से। तो पुरस्कार इसका हम इनका देख लेते हैं। तो पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुए हैं, पुरस्कार, तो इनको जो पुरस्कार दिए गए थे, भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ है, टेम्पलन पुरस्कार इनको मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरी इनको मिला हुआ है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और देश का जो पहला भारत रत्न है वह इन्हीं को दिया गया था 1954 में। इनके साथ 2 अन्य लोगों को भी दिया गया था, श्री राजगोपालाचार्य और सीवी रमन जी को इनके साथ ही प्रथम जो भारत रत्न दिया गया था वह इन्हीं 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो लिख लेते हैं हम जो पुरस्कार है, पुरस्कार में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न, भारत रत्न जो इनको दिया गया था 1954 में। ठीक हो गया, प्रथम भारत रत्न इनको दिया गया है। इनके साथ 2 अन्य लोगों को दिया गया है। वो दिया गया था सी राजगोपालाचार्य को और दूसरे जो थे सी वी रमन। ठीक हो गया, इनको भी इनके साथ ही क्या था, प्रथम भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा जो इनको पुरस्कार दिया गया है वह टेम्पलन पुरस्कार और इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ ये भी पुरस्कार इनको दिए गए। ठीक हो गया, तो ये था इनका छोटा सा परिचय। तो यहाँ से अगर राधा कृष्णन आयोग से कुछ भी अगर प्रश्न पूछता है या किसी प्रकार के प्रश्न पूछता है तो शायद अब आप लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंप्लीटली हमने जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग था, प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम जो आयोग था राधा कृष्णन आयोग, इसको हमने देख लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।